Assalamualaikum. I am Mujahid Iqbal and you are watching my YouTube channel Biology with Mujahid Iqbal. बेटा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ अ सेल, द पावर जनरेटर ऑफ अ सेल। बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रख लीजिएगा, अ गुड लिसनर इज़ ऑलवेज अ गुड लर्नर। सीखने के लिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है सुनना। जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे भी नहीं। इसलिए मेरा लेक्चर ये एंड तक सुनिएगा, समझिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट तरीके से समझ आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर इसके ओरिजिन की बात करेंगे, फिर नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया इन डिफरेंट सेल्स की हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन डिटेल एंड देन हम बात करेंगे फंक्शंस। लेट्स मूव दी एक्चुअल टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा इससे पहले आपने जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लूरल वर्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर जो है वो है माइटोकॉन्ड्रियन, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है और प्लूरल फॉर्म क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो नॉर्मली हम जब भी लिख रहे हों और हमें ये ख्याल रखना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया लिख रहे हैं तो हमें आर लिखना चाहिए। हम जो है नाम के बाद औक़ात इस चीज़ को भी हम इग्नोर करते हैं। हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप्ड ऑर्गेनेलीज। ये क्या है? रॉड शेप्ड ऑर्गेनेलीज हैं एंड दीज आर पावर जनरेटर्स ऑफ दीज सेल्स। क्या है? ये क्या है? पावर जनरेटर ऑफ दी सेल्स फाउंड इन नियरली ऑल यूकैरियोट्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये दीज आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्लांट सेल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दी animal cells, we are talking about the fungi, we are talking about the protists, all these are eukaryotes। तो उन तमाम में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं बिकॉज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म दी सेलुलर रिस्पायरेशन विजिबल विद लाइट माइक्रोस्कोप। दीज आर विजिबल विद लाइट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हमारे पास बेटा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन द नीड और मेटाबॉलिक नीड ऑफ द सेल। सेल की जो मेटाबॉलिक नीड होगी उस पर डिपेंड करता है। देयर नंबर कैन बी 1 to 1000 पर सेल। आगे हम डिटेल में डिस्कस भी करते हैं इस चीज़ को। इसी के बाद इसके साथ एक पॉइंट और भी हम डिस्कस करते हैं ओरिजिन की, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एंडोसिम्बियोसिस। और ये हम डिटेल में आगे मैंने एक मैकेनिज्म भी दे दिया, उसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेनस हैं, इसमें आउटर भी मेम्ब्रेन होती है, इनर भी होती है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। क्यों है? आगे स्ट्रक्चर के पॉइंट में इसको मैं मज़ीद एलेबोरेट भी कर देता हूँ बेटा। अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन की, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन के साथ साथ आपने क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन को भी माइंड में रखिएगा। अच्छा हम माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन की हम बात करते हैं, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय लिन मार्गुलस। एक हाइपोथेसिस था जिसको हम कहते हैं एंडोसिम्बियोटिक इन हाइपोथेसिस, एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस। और दो हाइपोथेसिस थे। ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो था दैट वाज द ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम दैट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसे बना? क्योंकि मेजर जो डिफरेंस था दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज इन यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वर दी बैक्टीरियल सेल्स। उसको एक्सप्लेन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को भी और क्लोरोप्लास्ट के ओरिजिन को भी लिन मार्गुलस ने एक एक्सप्लेनेशन, एक हाइपोथेसिस दिया था जिसको हम कहते हैं एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस। एंडो मीन इनसाइड, सिम्बियोट कहाँ से टर्म है? सिम्बियोसिस है। चले हम इसमें एंडोसिम्बियोसिस जो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है इसको अगर हम देखते हैं ज़रा इस डायग्राम में आप देखिएगा। ये जो डायग्राम है आपके पास इस पेज पे, इसमें सबसे पहले ज़रा ओरली अगर अंडरस्टैंड कीजिएगा, फिर इस डायग्राम से भी चले हम देख लेते हैं। इसमें होता क्या है? ये दो बैक्टीरियल सेल्स हैं। आप इमेजिन कर रहे हैं, ड्रॉ भी कर दें, एक लार्ज है एक स्मॉल है, राइट हो गया। ये जैसे इसमें शो भी किए हुए हैं, ये देखिएगा कि एक लार्ज बैक्टीरियल सेल है और एक स्मॉल बैक्टीरियल सेल है।
जो लार्ज बैक्टीरियल सेल था ये जो है ना ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा था, जो स्मॉल बैक्टीरियल सेल था वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा था, ये सेपरेटली। इनमें दो चीज़ों का डिफरेंस था। एक जो सेल है जो स्मॉल बैक्टीरियल सेल है दैट वाज एबल टू परफॉर्म दी सेलुलर रेस्पायरेशन, आप कह सकते हैं वो सेलुलर रेस्पायरेशन कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है और वो अपनी एनर्जी या एटीपीज खुद बना सकता है। जो दूसरा था वो क्या था, एनारोबिक का था। क्या था दूसरा, क्या था, एनारोबिक था। और जो स्मॉलर है इसको आप एरोबिक सेल भी कह सकते हैं, और जो लार्जर सेल है इसको एनारोबिक भी कह सकते हैं कि वो फूड सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, और वो क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सकता है या हो सकती है वो करता है। इसमें हुआ क्या, तो जो दूसरा स्टेप इस डायग्राम में ज़रा शो किया जा रहा है वो उसमें देखिए जाए, जो लार्ज बैक्टीरियल सेल है ये क्या कर रहा है, इंगल्फ कर रहा है स्मॉल बैक्टीरियल सेल को। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं द स्मॉल बैक्टीरियल सेल वाज इंगल्फ्ड बाय द लार्ज बैक्टीरियल सेल, स्मॉल एरोबिक बैक्टीरियल सेल वर इंगल्फ्ड बाय द लार्ज एनारोबिक बैक्टीरियल सेल, लार्ज एनारोबिक बैक्टीरियल सेल। अब हुआ क्या कि जो लार्ज बैक्टीरियल सेल था इंस्टेड के ये स्मॉल बैक्टीरियल सेल को डाइजेस्ट करता है। क्या करता, ये जो लार्ज बैक्टीरियल सेल था इंस्टेड के ये स्मॉल एरोबिक बैक्टीरियल सेल को डाइजेस्ट करता, उसने क्या किया, उसको स्टेबलाइज कर लिया। क्या कर लिया, स्टेबलाइज कर लिया, उसके गिर्द प्रोटेक्शन दे दी और उसको अपनी बॉडी का, अपने सेल का, इस सेल का हिस्सा बना लिया। तो इस तरह ये जो एरोबिक बैक्टीरियल सेल था इसने इस सेल के अंदर ही सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करना शुरू कर दी, और ये दोनों के ऊपर, ये दोनों जो है ना एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट होना शुरू हो गए, और जो एरोबिक बैक्टीरियल सेल था उसने एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, और इस तरह जो है ना नाम क्या, ये इस सेल का हिस्सा बन गया। फिर इसको नेम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया। जी बेटा, अगर हम प्रीवियस स्लाइड को हम देखते हैं तो वहाँ हम देखें ओरिजिन की हेडिंग में देखिएगा, साइंटिस्ट हाइपोथेसाइजेस दैट द माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्मॉल फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट। अच्छा, यहाँ ना एक मज़ीद एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो है कि आप कैसे कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया भी है कि हम कैसे कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, तीन पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो आपने अंडरस्टैंड करने हैं। पहला पॉइंट जो है जो इनका प्रोकैरियोट से रिलेट करता है वो ये है सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए, और बैक्टीरियल सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें भी क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, 70s राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होते हैं, 70s राइबोसोम्स। तीसरा पॉइंट क्या है, बैक्टीरिया डिवाइड करता है थ्रू बाइनरी फिशन, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी, ये भी जब डिवाइड करेंगे वो भी थ्रू किसके थ्रू होगा, बाइनरी फिशन के थ्रू होगा। इसमें क्या मेंशन किया हुआ है देखिएगा, इन्होंने ये कहा था कि स्मॉल फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल था, मिलियंस ऑफ द ईयर्स अगो दीज प्रोकैरियोट्स वर इंगल्फ्ड बाय द लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल्स बट वर नॉट डाइजेस्टेड, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं किया गया, जिस तरह मैंने आपको बताया है उनको स्टेबलाइज किया गया, राइट। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो बेटा हमारे पास दोनों सेल्स थे इन्होंने एक दूसरे के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है डेवलप कर दिया। द लार्जर जो सेल था, राइट, जो लार्जर सेल्स था दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटेक्शन वाइल द स्मॉलर सेल्स प्रोड्यूसेस एटीपी एनर्जी, राइट हो गया। जो लार्ज सेल था उसने क्या किया, जो स्मॉलर सेल था उसके गिर्द मेम्ब्रेन भी बना दी, उसको प्रोटेक्शन भी की दी, और इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो भी उसको प्रोवाइड किए। लेकिन जो स्मॉलर सेल था क्योंकि वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर सकता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर सकता था क्योंकि उसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन पॉसिबल है, और उसने क्या बनवाई, एटीपी प्रोवाइड किया हमारे पास। Eventually, the smaller prokaryotes evolved into the mitochondria, और उसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन डिफरेंट सेल्स की हम बात करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया बेटा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल। एक सेल है उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा परफॉर्म हो रही हैं, उसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन दी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल, वो सेल फंक्शन कितना परफॉर्म कर रहा है। जैसे हम बात करते हैं मसल सेल्स, इनको कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में एटीपी चाहिए, इसीलिए नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो मसल सेल्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, मायोसेल्स हैं, इनमें ज़्यादा होते हैं, राइट हो गया। अब इसी तरह क्योंकि इनमें ग्लाइकोजन भी फिर ज़्यादा होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाए और उस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट किया जाए विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं बेटा, राइट हो गया। और इनका जो नंबर है दैट मे रेंज फ्राम 1 to 1000, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन
नियरली ऑल यूकैरियोट्स, जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होंगे। आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल सेल और वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। ये क्या होते हैं? इंटीग्रल पार्ट होते हैं हमारे पास बेटा हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन पॉइंट्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। ये हमारे पास लेबल जो स्ट्रक्चर है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। यहाँ से हम देख भी सकते हैं, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन होती है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, और अगर इसकी हम बात करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्मूथ है। ये सीव लाइक एक्ट करती है और ये मटेरियल को रिसीव करती है, ये फिल्टर करती है मटेरियल को। आगे हम डिस्कस कर रहे होते हैं इनके फंक्शंस के बारे में भी। और इसके साथ ही हम बात करते हैं इनर जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये देखिएगा फोल्डिंग्स हैं। ये क्या है? फोल्डिंग्स हैं। इन फोल्डिंग के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्रिस्टा। क्या कहते हैं? क्रिस्टा। एक क्रिस्टी, एक टर्म जो होगी वो क्रिस्टा, और एक से ज़्यादा होगी हमारे पास क्या कहलाएंगी? क्रिस्टाई कहलाएंगी। राइट हो गया। और जितना ज़्यादा क्रिस्टी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। कैसे? देखिए, जितना ज़्यादा क्रिस्टी होगी, और इनमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये F1 पार्टिकल ATP सिंथेज हम इसको कहते हैं, या इन सिंपल वर्ड जब हम लिख रहे होते हैं इसको F1 पार्टिकल कह रहे होते हैं। ये F1 जो पार्टिकल जो है ना, ये इनर सरफेस के ऊपर है, किसके? क्रिस्टी की जो इनर सरफेस है इसके ऊपर मौजूद होते हैं। जितना ज़्यादा क्रिस्टी होंगे उतना ही ज़्यादा F1 पार्टिकल्स होंगे। राइट। और F1 पार्टिकल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? ATP सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए हम इसको कहते हैं मोर दी क्रिस्टी मोर विल बी F1 पार्टिकल एंड मोर विल बी ATP synthesis. In other words, we can say that more will be the cellular respiration. अच्छा, इसके साथ ही एक और बात देख लीजिएगा, जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान स्पेस है, इसको क्या कहते हैं? इंटर, क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इट्स नॉट इंट्रा, ये दो मेम्ब्रेन के दरमियान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ भी देखिएगा, ये जो हमारे पास क्रिस्टा बन रहा होता है, इसके दरमियान ये देखें ना, ये ल्यूमन है, स्पेस है। इस स्पेस को क्या कहते हैं? ल्यूमेन ऑफ क्रिस्टा है। क्या कहते हैं? ल्यूमेन ऑफ क्रिस्टा की हम बात करते हैं, ये स्पेस है। और इसके अंदर मटेरियल कौन सा होता है? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस का जो मटेरियल होता है वो इसमें मौजूद होता है। राइट। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, DNA भी है और राइबोसोम्स भी हैं। और DNA क्या होते हैं? सर्कुलर, और राइबोसोम्स क्या होते हैं? वो 70S राइबोसोम्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अब इसमें जो है हमारे पास एक और चीज़ ये देखिएगा, ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस है, एक तो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, इसके अलावा जो है स्पेस है जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, एक और याद रखिएगा, जो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं आउटर कंपार्टमेंट। राइट। द स्पेस बिटवीन दी आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज आउटर कंपार्टमेंट, या हम इसको क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। और इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको इनर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इनर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है और इसमें इनर मेम्ब्रेन होती है। ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान डिफरेंस क्या है? आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन में क्या होती हैं? इनफोल्डिंग्स होती हैं, जिनको क्या कहते हैं? क्रिस्टाई कहते हैं। सिंगुलर जो टर्म है वो क्रिस्टा हो गई। द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, या हम इसको क्या कहते हैं? आउटर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में इनसाइड स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स या इनर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। जो क्रिस्टी हैं, इनकी इनर सरफेस के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? F1 पार्टिकल्स होते हैं, F1 पार्टिकल्स होते हैं। दीज आर एक्चुअली एंजाइम्स ATP सिंथेज। ये टर्म होती है ATP सिंथेटेज, ये सिंथेटेज नहीं है, ये ATP सिंथेज है। राइट हो गया ना बेटा। और these are responsible for the formation of ATPs. More the crystal, more will be F1 particle, more will be the ATP formation की हम बात करते हैं। क्लियर है बेटा? तो इसका जो मैट्रिक्स है, ये जो DNA है और राइबोसोम्स हैं, और DNA है तो क्या होगा? हमारे पास RNA बनेगा, RNA है तो फिर क्या होगी? प्रोटीन बनेगी। राइबोसोम्स हैं तो डेफिनेटली दे आर इन्वॉल्व इन दी प्रोटीन सिंथेसिस बेटा। क्लियर है बेटा? तो ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर अब हम देखते हैं इसके जो पीछे बुक की, हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं इसमें। जी बेटा, स्ट्रक्चर वाली हेडिंग में देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है?
आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एक्ट्स एज सीव फिल्टर द लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये लार्ज मॉलिक्यूल को नहीं जाने देगी, एज पर रिक्वायरमेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इनर मेम्ब्रेन इज़ हाईली कन्वुलेटेड एंड इसकी इनफोल्डिंग्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं, क्रिस्टाई, सिंगुलर जो है क्रिस्टाई। जितना क्रिस्टी ज़्यादा होंगी उतना ही सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा किस चीज़ के लिए होगा, ये बात भी याद रखिएगा, मैंने अभी रिपीट किया है। क्या होगा हमारे पास, मोर सरफेस एरिया का मतलब क्या है, सरफेस एरिया फॉर दी F1 पार्टिकल अटैचमेंट, और मोर F1 पार्टिकल मोर विल बी ATP सिंथेसिस की हम बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास F1 पार्टिकल्स ऑन द इनर क्रिस्टी ATP सिंथेज इंजाइम, राइट। इसमें मैंने बताया F1 पार्टिकल्स कहाँ मौजूद होंगे, इनर क्रिस्टी की इनर सरफेस के ऊपर मौजूद होंगे, और ये ATP सिंथेज इंजाइम है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ATP फॉर्मेशन। इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बिटवीन दी आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है, ये भी मैंने बता दिया। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। क्या है, इट्स नॉट इंट्रा, याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर आप MD कैट के बच्चे हैं तो ये स्पेस दी गई होगी, आपको ये कहा गया होगा, ये लेबल किया गया, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो है ना नाम क्या है, एक एरो लगा होगा और लिखा होगा X, और ऑप्शन में होगा हमारे पास अल्फा ऑप्शन है इंट्रा मेम्ब्रेनल स्पेस, बीटा ऑप्शन है हमारे पास इनर कंपार्टमेंट, चार्ली ऑप्शन है मैट्रिक्स, डेल्टा ऑप्शन है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। क्योंकि आप इंट्रा आप देखेंगे ना आपको ये लगेगा कि यस ये ठीक है, क्योंकि इतना तो गौरकारी नहीं होते, आप कंफ्यूज होते हैं, तो आप इंट्रा मेम्ब्रेनल स्पेस लगा के आ जाएंगे और खुश होंगे कि देखें हमने तो MCQs बड़ा कमाल का करके आए हैं। फिर जब कुछ शाम को की जाती है वो तो गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि गौर नहीं किया होता। ये चीज़ें हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है बेटा। इसी के साथ ही हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास मैट्रिक्स, द लार्ज इंटरनल स्पेस है, कंटेन्स इंजाइम्स फॉर द क्रिब साइकिल, राइट। क्यों, क्योंकि हमारे पास आगे हम देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो उसमें 4 जो स्टेजेस होती है, ग्लाइकोलाइसिस है, पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन है, क्रिब साइकिल है, और रेस्पिरेटरी चेन है। क्या है, रेस्पिरेटरी चेन है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोसोल में होती है, बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। जो पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। और इसी तरह हमारे पास बात करते हैं क्रिब साइकिल, जिसको TCA साइकिल भी हम कहते हैं, तो वो कहाँ आकर करता है, मैट्रिक्स में आकर करता है। जो रेस्पिरेटरी चेन है वो कहाँ आकर करती है, और वो क्रिस्टी के ऊपर आकर करती है। कहाँ आकर करती है बेटा, क्रिस्टी के ऊपर। और माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं, दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज, दे हैव ओन देयर ओन सर्कुलर, क्या है, दे हैव ओन सर्कुलर DNA, all types of RNA and 70S ribosomes. All types of RNA means ribosomal RNA, messenger RNA and transfer RNA। क्योंकि DNA है तो RNA बनेगा, RNA है और राइबोसोम्स भी है तो प्रोटीन तो बनेगी। तो इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी होगा, और सॉरी। तो इसी तरह जो है ना क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्योंकि DNA भी मौजूद होगा, आगे हम पढ़ते हैं, उसमें RNA भी मौजूद है, उसमें राइबोसोम भी मौजूद हैं, उसमें DNA से DNA भी बनेगा, रेप्लिकेशन होगी, और उसमें DNA से RNA बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, और उससे प्रोटीन बनेंगे तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन भी कहते हैं बेटा। क्लियर। तो ये जो ऑर्गेनेल ये है जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, इनके पास अपना DNA भी मौजूद है और इनके पास राइबोसोम भी मौजूद है, अपनी चीज़ें खुद बना सकते हैं। तो सो फॉर दैट रीज़न दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज। आई बिलीव बेटा आपको स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो समझ आ गई होगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको स्ट्रक्चर को ड्रा करना है, इसको लेबल करना है, फिर जो है ना नाम के इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ परफॉर्म हो रही हैं, जैसे क्रेब साइकिल वगैरह का मैंने बताया है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। और उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑलरेडी हम इस पूरे टॉपिक में रिवाइज कर चुके हुए हैं। और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, दे जनरेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP फ्रॉम ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, यहाँ ना एक और चीज़ याद कीजिएगा, और बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मैट्रिक लेवल के ऊपर भी है और FSC लेवल के ऊपर भी है। हम हमेशा सेलुलर रेस्पिरेशन में एक चीज़ कंसीडर कर रहे होते हैं, दैट इज़ ग्लूकोज। याद रखिएगा, रेस्पिरेशन इज़ नॉट ओनली द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स एज वेल।
एज आप अगर एटीपी कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करके आप एटीपी बना रहे हैं तब भी हमारे पास क्या होगी, रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन है। अगर वो एटीपी लिपिड से बन रहे हैं तब भी सेलुलर रेस्पिरेशन है। अगर वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन से बन रहे हैं वो भी हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन है। देयर आर 3 फूड कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। All the 3 food components, if they are broken down in the presence of oxygen, is known as aerobic cellular respiration। क्या कहते हैं उसे, aerobic cellular respiration। इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, all types ATP from the oxygen and nutrients की हम बात करते हैं। ATP is the chemical energy currency of the cell। ये एनर्जी करेंसी है। बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है फर्स्ट ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, उसमें भी हम डिस्कस करते हैं इसको। जी बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।